Hello everyone and welcome back to our channel. I hope you all are fine, clear, and today I am going to discuss another topic from chapter 1 of the Indian economy, that is industrial sector on the eve of independence. And before starting this topic, my advice for all is never cram the Indian economy. Never try to cram. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा किसी एक सिचुएशन में था तो वो सिचुएशन क्यों एमर्ज हुई. यू हैव टू थिंक अबाउट दैट. So we will understand why our industrial sector was backward on the eve of independence. And for this, first you have to understand कि जो हमारा, and you all know that actually, कि जो हमारा industrial sector था prior to the British rule, it was worldwide famous. हमारे यहाँ पे एक चीज़ बनती थी जो पूरे वर्ल्ड में फेमस थी, that is handicraft. यहाँ पे लोग लेकिन हर चीज़ के अंदर अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे उस टाइम पे पर्सन्स थे, दे वर वेरी आर्टिस्टिक इन नेचर. तो हर चीज़ें यहाँ पे जो हमारा हैंडीक्राफ्ट था, हमारे जो कपड़े थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, दैट वाज वर्ल्ड वाइड फेमस. हमारे यहाँ पे सूरत का कपड़ा या फिर कैलिकट का अगर हम बात करते हैं, मलमल का कपड़ा, दैट वाज वेरी फेमस वर्ल्ड वाइड. तो बेसिकली हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से फेमस जो पूरे वर्ल्ड में थी. तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स जब हमारे इंडिया के अंदर आए, वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल का स्टार्ट मीन्स एंडिंग ऑफ आर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. ब्रिटिश रूल का यहाँ पे स्टार्ट होना हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का एंड था. इन वाई ब्रिटिशर्स डिस्ट्रॉयड आर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री? द मोटिव वॉज टू सर्व देयर ओन इंटरेस्ट. दे वर इंटरेस्टेड इन देयर ओन डेवलपमेंट. वो अपनी कंट्री की डेवलपमेंट करना चाहते थे. एक्चुअली होता क्या था कि जब ब्रिटिशर्स, this is not even lucky, although it is not to be written in your question paper, but you have to understand that Britishers जब हमारे इंडिया में आए थे एज ए ट्रेडर आए थे, तो वो यहाँ से हैंडीक्राफ्ट लेके जाते थे एंड इन रिटर्न हमें पेमेंट करते थे. डन. तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि वो हमें पेमेंट करते थे, दे यूज टू मेक सो मेनी टाइम्स अ पेमेंट टू इंडिया. तो उससे उन्होंने क्या सोचा, इंस्टेड हम इंडिया को पेमेंट करने की जगह इंडिया से सामान रॉ मटेरियल लेके ये काम सीखे खुद, और इंडिया में पैसा देने की जगह इंडिया से पैसा लेना शुरू करें. तो व्हाट दे डिड, जब ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ तो उन्होंने एक डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी को फॉलो किया. अगर आपको ये समझ आ गई, देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द टॉपिक. डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेशन करना, वी ऑल नो दैट. एंड टैरिफ क्या होती है? ये इवन तुम्हारी 1 मार्क की डेफिनेशन भी है जो नेक्स्ट चैप्टर्स में आती है, बट वी विल डिस्कस नाउ. टैरिफ होता है, इट इज़ अ टैक्स ऑन द इम्पोर्टेड गुड. क्लियर? तो जब भी हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जो भी टैक्स वगैरह होता है, तो उसे हम कहते हैं टैरिफ. तो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी क्या थी? मतलब डिस्क्रिमिनेशन हुआ उस टैरिफ पॉलिसी में. तो ब्रिटिशर्स वर वेरी क्लेवर. उन्होंने क्या किया, अगर इंडिया से कोई सामान, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ इन द प्रीवियस वीडियो, अगर इंडिया से कोई भी सामान जाता है, अगर वो जाता है रॉ मटेरियल जा रहा है फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्री, तो वो जाएगा टैरिफ फ्री, मतलब कोई ड्यूटी नहीं उसके ऊपर. अगर वो जाएगा हैंडीक्राफ्ट, देन हैवी ड्यूटीज. अब सोचो खुद, अगर हैवी ड्यूटीज़ लगेगी हैंडीक्राफ्ट के ऊपर, इफ़ यू आर अ ट्रेडर, अगर आपने कोई सामान बाहर भेजना है, 100 रुपीज़ का है वो सामान, ठीक है, उसके ऊपर आपने 50 रुपीज़ सरकार को टैक्स दिया, ड्यूटी पे की, 150 बन गया. अब आप कितने का बेचोगे? आपको 100 खुद की कॉस्ट पड़ी, 50 रुपीज़ आपने टैक्स दिया, 150 का पड़ रहा है. विल यू सेल इट एट रुपीज़ 120? नो, यू विल ट्राई टू सेल इट 200. तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इस हैवी ड्यूटी की वजह से इनका रेट क्या हो गया, हाई हो गया. जब किसी चीज़ का रेट हाई होता है, वी ऑल नो दैट कि उसकी डिमांड पे क्या होता है, फ़र्क पड़ता है. उसकी डिमांड क्या कर जाती है, फॉल कर जाती है.
तो यही हुआ चीज़ किसके साथ, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के साथ। हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि उस पर क्या लग रही है, हेवी ड्यूटीज़ लग रही है। और इंडिया से रॉ मटेरियल जाएगा ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के लिए टैरिफ फ्री। तो ब्रिटिश को सामान क्या मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है। अब ब्रिटिश को जब सामान सस्ता मिल रहा है, रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है, तो ऑब्वियसली वो सामान भी सस्ता बना के ही बेचेगा। जब उसका सामान का रेट कम होगा तो उससे क्या होगा, उसकी डिमांड क्या करेगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जब इंडिया से रॉ मटेरियल ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के लिए जा रहा है टैरिफ फ्री, तो ऑटोमेटिकली जो ब्रिटिश गुड्स है उसका रेट क्या हो गया, डाउन हो गया। और जब ब्रिटिश के चीज़ों का रेट डाउन हो गया है, वो सस्ती हो गई है, चीपर हो गई है, तो उनकी डिमांड क्या कर चुकी है, बढ़ चुकी है। एंड मोर थिंग अबाउट दिस डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, अगर ब्रिटिशर्स कोई भी सामान इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं, यानी इंडिया इंपोर्ट कर रहा है उसको, फिनिश गुड्स को, ऑफ द ब्रिटिश गुड्स, तो वो जो फिनिश गुड्स है उसके ऊपर भी टैरिफ नहीं लगेगा। रिजल्ट क्या हुआ कि जो फिनिश गुड्स है जो ब्रिटेन से आ रही है वो सस्ती हो गई, एंड बच्ची कुची कसर ना रेलवे ने पूरी कर दी। रेलवे ने पूरी इंडिया के हर कॉर्नर में सामान को पहुंचाना शुरू कर दिया। क्लियर। तो हमने अभी तक क्या किया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसा था उसको समझने के लिए हमने क्या किया कि इंडिया वॉज वर्ल्ड वाइड फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट। ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ, हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन की तरफ गई। हैंडीक्राफ्ट यानी हमारे यहाँ पे जो लोग हाथों से काम कर रहे थे, जो वर्ल्ड वाइड फेमस था हमारे इंडिया की चीज़, उसका डिक्लाइन होना शुरू हो गया। एंड द मेन रीजन वॉज द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। अब एक क्वेश्चन आ सकता है तुम्हें पेपर के अंदर, हम इसे कहते हैं जब बात करते हैं ना इंडस्ट्रीज, हमारी हैंडीक्राफ्ट जो थी जो ख़त्म हो गई ब्रिटिश के रूल की स्टार्टिंग से, तो जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका क्या होना शुरू हो गया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब वो ख़त्म होना शुरू हो गया। अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे जो ब्रिटिश आए, ब्रिटिशर्स ने क्यों हमारी हैंडीक्राफ्ट को ख़त्म करना चाहा, what was the main objective behind the deindustrialization, and this was a systematic, कोई मार के नहीं किया बट सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे डीइंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया गया, एंड इट हैज़ टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव। आपके एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द सिस्टमेटिक डीइंडस्ट्रियलाइजेशन। तो उसके बहुत ही सिंपल सा आंसर है, ब्रिटिशर्स ने क्यों यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट को ख़त्म किया। द रीज़न बिहाइंड दैट, अगर यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट होगी तो यहाँ की इंडस्ट्रीज यहाँ का रॉ मटेरियल यूज़ करेगी, एंड दैट ब्रिटिशर्स डिडंट वांट। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स दे वांट कि यहाँ से रॉ मटेरियल जाए। अब रॉ मटेरियल कहाँ जाए, किसके लिए जाए, फॉर द अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्री इन द ब्रिटेन। तो यहाँ पे वो चाहते थे कि सामान इंडिया से बाहर जाए, तो दे वांट टू रिड्यूस the status of India to mere exporter of raw material, for the upcoming modern industry in Britain. Then अब जो ब्रिटेन ने सामान बनाया, जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज ने सामान बनाया, वो बिकेगा, इंक्लूडिंग इंडिया, पूरे वर्ल्ड में बिकेगा। तो दे वांट टू कन्वर्ट इंडिया इनटू अ मार्केट फॉर द ब्रिटिश गुड्स। जो ब्रिटिश गुड्स बन रही है, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में गुड्स बन रही है, तो इंडिया को उसके मार्केट में कन्वर्ट करना है, यानी हमारे से रॉ मटेरियल लेके उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके हमें बेचना। एंड दे वांट ओनली द बेनिफिट ऑफ देयर ओन कंट्री। तो ब्रिटिशर्स वर इंटरेस्टेड इन देयर ओन डेवलपमेंट, नॉट इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया। क्लियर, ये हम सबको पता है। अब जब ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, पहला क्वेश्चन हमने क्या किया कि देयर वाज सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इट हैज़ टू ऑब्जेक्टिव, टू रिड्यूस द स्टेटस ऑफ इंडिया टू द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करना है किसके लिए,
फॉर द अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्री इन ब्रिटेन एंड इंडिया को कन्वर्ट करना है एक ऐसे मार्केट में जो ब्रिटिश की गुड्स को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑफ द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ऑब्जेक्टिव अलग है और इफेक्ट अलग है। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। पहली चीज, जब हैंडीक्राफ्ट यहाँ पे डिक्लाइन हो गया, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज खत्म हो गई, तो जो लोग काम कर रहे थे उन इंडस्ट्रीज के अंदर, वो तो बैठे बिठाए उनका काम क्या हो गया, बंद हो गया। जैसे अभी कोविड-19 की वजह से हमारा काम कई लोगों का बंद हो चुका है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि इस डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या इफेक्ट पड़ा, इट क्रिएट मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री। मोटा मोटा सा हमने याद कर लिया कि मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में क्या हो गई, क्रिएट हो गई। अब अगर एक चीज हमारे देश में सामान नहीं बन रहा है, ठीक है, और ब्रिटिश का सामान क्या है, सस्ता है, एक ऐसी क्लास हमारे इंडिया में इमर्ज होनी शुरू हो गई जिसका इंटरेस्ट किसके अंदर था, इट वॉज इंटरेस्टेड इन बाइंग द गुड्स ऑफ द ब्रिटेन। तो यहाँ पे देयर वॉज अ emergence of the class which was in the favor of British goods। ब्रिटिश गुड्स की डिमांड क्या हो गई, बननी शुरू हो गई। एक ऐसी क्लास इमर्ज हुई जो ब्रिटिश की चीज़ें खरीदना चाहती है। अब इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में एक और हम पढ़ेंगे, क्यों हमारे देश में इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हुई। वो हमने कर लिया कि ब्रिटिशर्स वर नॉट इंटरेस्टेड। उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से अपनी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी से इंडिया में यहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है उसे डिक्लाइन की तरफ लेके गए और एक ऐसा हमारे इंडिया में कल्चर एस्टेब्लिश किया विच वॉज इन फेवर ऑफ द ब्रिटेन मेन गुड्स। देन बट समहाउ ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द, अगर हम बात करते हैं 19th सेंचुरी, हमारे यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज ने डेवलप करना शुरू किया। मॉडर्न इंडस्ट्री इट बिगेन टू टेक रूट in India, but its progress was very slow. Reason, क्योंकि गवर्नमेंट की साइड से कोई सपोर्ट ही नहीं था। ब्रिटिशर्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, तो वो क्यों सपोर्ट करेंगे यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को। अगर इंडिया में इंडस्ट्रीज़ बन गई तो बाहर का सामान कौन खरीदेगा। दे वॉन्ट द डेवलपमेंट ऑफ देयर कंट्री, दे वॉन्ट टू अर्न मनी फॉर देयर कंट्री। तो यहाँ पे मॉडर्न इंडस्ट्री बिगिन टू टेक रूट इन इंडिया बट इट प्रोग्रेस वॉज वेरी स्लो। अब कौन कौन सी इंडस्ट्री स्टार्टिंग में आई, स्टार्टिंग में अगर हम बात करते हैं वॉज वेरी स्लो। तो स्टार्टिंग में जब हम बात करते हैं हमारी दो तरह की इंडस्ट्री इनिशियली या स्टार्टिंग में हम बात करते हैं, इट्स डेवलपमेंट was limited or confined to cotton and jute textile industry. And note it is very important point, note it down, cotton and jute textile industry। जो cotton industries थी that were dominated by Indians and jute industries were dominated by the foreigners। कॉटन इंडस्ट्रीज कौन चला रहे थे, इंडियंस चला रहे थे। एंड जो जूट इंडस्ट्रीज थी वो कौन चला रहे थे, यहाँ पे जब हम बात करते हैं दे वर ऑपरेटेड बाय द फॉरेनर्स। तो एक और चीज़ आपको समझनी है कि जो जूट इंडस्ट्रीज थी दैट वाज इन द बंगाल, और पार्टीशन की वजह से ये जूट इंडस्ट्री ही हमारी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुई थी। और इंडियन जो हमारी कॉटन इंडस्ट्री चला रहे थे ये ज़्यादातर, और आपको ये नेक्स्ट एक चैप्टर है हमारा जिसमें हम एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे, वहाँ पे ब्लैक सॉइल की बात होगी। एंड ब्लैक सॉइल हमारी डेक्कन प्लेट्यू की तरफ है जो बेसिकली आपको महाराष्ट्र की तरफ मिलेगी। एंड ब्लैक सॉइल इज़ बेसिकली गुड फॉर द कॉटन। तो जब हम बात करते हैं कि महाराष्ट्र साइड, आप अपना अगर महाराष्ट्र की साइड पे सारी सिटीज़ के सारी स्टेट्स के बारे में पढ़ो तो वहाँ पे कौन सी आती है हमारी, कि इंडियंस जो चला रहे थे दैट वाज कॉटन इंडस्ट्री एंड इट वाज मेनली लोकेटेड इन महाराष्ट्र। और सूरत का कपड़ा बहुत फेमस है। तो अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र एंड सूरत यानी गुजरात में ये इंडस्ट्रीज चल रही थी। 1907 में हमारे देश में एक और इंडस्ट्री आई that was TISCO, Tata Iron and Steel Company।
तो जब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी, तो जब हम बात करते हैं 1907 में, तो हमारी कौन सी कंपनी आई, दैट इज टिस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डाटा विच कुड बी आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हमारा यहाँ पे हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमारे देश में कुछ और इंडस्ट्रीज आई जो शुगर, सीमेंट एंड पेपर के साथ कनेक्टेड थी। देन हमारी कुछ और इंडस्ट्रीज आई जो शुगर, सीमेंट और पेपर के साथ कनेक्टेड थी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था, ठीक है, उसके कुछ फीचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे अभी हमने क्या किया, अभी तक सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के 2 ऑब्जेक्टिव्स थे। इंडिया का स्टेटस रिड्यूस करना था एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल तक और इंपोर्टर ऑफ द फिनिश गुड्स के अंदर, एंड उसका इफेक्ट क्या पड़ा, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, एंड एक ऐसा मार्केट इमर्ज हुआ, एक ऐसी क्लास इमर्ज हुई जो डिमांड करी थी, जिनकी डिमांड थी इन द फेवर ऑफ द ब्रिटेन गुड्स। एंड देन जब हम बात करते हैं 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग, ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी मॉडर्न इंडस्ट्री स्टार्ट हुई। Initially, it was confined, it was limited to the development of the jute and cotton textile industry. Jute industry were dominated by the foreigners, cotton industry were dominated by the Indians, and jute industry जो foreigners चला रहे थे वो बंगाल की साइड पे चला रहे थे, एंड पार्टीशन की वजह से, क्योंकि बंगाल सेपरेट हो गया, हमारा मेजर पार्ट पाकिस्तान में चला गया, वेस्ट पाकिस्तान में चला गया, तो पार्टीशन की वजह से सबसे ज़्यादा हमारी जूट इंडस्ट्रीज इफेक्टेड हुई। द रीज़न बिहाइंड दैट कि हमारा जो मेजर पार्ट था वो बंगाल में चला गया। एंड देन जब हम बात करते हैं हमारी कॉटन इंडस्ट्री, दैट वर डोमिनेटेड बाय इंडियंस इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात, क्योंकि उस साइड पे ब्लैक सॉइल है, एंड ब्लैक सॉइल इज बेसिकली गुड फॉर द कॉटन। 1907 में टिस्को आई, एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमारे यहाँ पे शुगर, सीमेंट एंड पेपर इंडस्ट्रीज आ गई। तो अब हमने बात करनी है हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के कुछ फीचर्स की, क्लियर। तो पहली चीज़, उस टाइम पे देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री। व्हाट इज़ कैपिटल गुड इंडस्ट्री? ऐसी इंडस्ट्री जो मशीनें बनाती है, और वो मशीनें बाद में हमारे लिए ऐसी चीज़ें बनाती है जो हम डे टू डे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जो ब्रेड खाते हैं वो ब्रेड किस पे बनती है? मशीन पे। वो मशीन किसके अंदर बनी, कहाँ पे बनी? दैट इज़ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। हम जिस चेयर पे बैठते हैं उसके जो भी पेज, अगर हम बात करते हैं कुछ नट्स, हमने स्क्रू ड्राइवर हमें यूज़ करना है, तो वो कहाँ पे बनते हैं? दैट इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। हम बुक्स पढ़ते हैं, वो बुक्स किसी की मशीन के साथ प्रिंट होती है, वो मशीनें कहाँ बनती है? दैट इज़ अ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। एंड देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री। एंड वन थिंग यू हैव टू recall that why there was hardly any capital good industry. Reason behind that, अगर मशीनें हमारे देश में बनेगी तो प्रोडक्शन हमारे देश में होगी, और अगर प्रोडक्शन हमारे देश में होगी then why we will buy the goods from the Britain. दैट इज़ अ रीज़न ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में कभी कैपिटल गुड इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश ही नहीं होने दिया। छोटी मोटी डेली यूज़ की जो चीज़ है वो बनने दी यहाँ पे, बिकॉज दैट इज़ नेसेसरी। बट उसके अलावा कैपिटल गुड इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश उसने इतना नहीं करने दिया। गवर्नमेंट का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं था। अगर हम बात करते हैं द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर, व्हाट इज़ पब्लिक सेक्टर विच इज़ ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट? द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर was confined means limited, was confined। अब यहाँ पे भी देखना कि ब्रिटिशर्स ने कहाँ पे मतलब साथ दिया, was confined to the railways। why railways? सोचो, ताकि अपना सामान, अपना रॉ मटेरियल लेके आ सके, आर्मी को शिफ्ट कर सके, और सामान फिनिश गुड्स जो ब्रिटेन में बना है उसे ऑल ओवर इंडिया पहुंचा सके। पावर जनरेशन अपने लिए, देन कम्युनिकेशन, ताकि हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर सके, पोर्ट। देन तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट का रोल उन चीज़ों में था जो ब्रिटिश का कंट्रोल यहाँ पे लेके आ सकते हैं। अब जब हमारे देश में इतनी इंडस्ट्रीज ही नहीं है, उनमें प्रोडक्शन नहीं हो रही है, जीडीपी का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन। तो कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स जीडीपी, contribution to GDP by the industrial sector was very much low. Then तो हमने फीचर्स क्या पढ़े कि there was hardly any capital good industry,
ठीक है. Then role of the public sector was confined only to the railways, power generation, communication and port, and contribution to the GDP is very much low. So I hope you all are able to understand this topic. Any doubt you can ask in the comment box.